चलो, तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जीपी की सारी प्रॉपर्टी देखी थी और एक दो प्रॉपर्टी और हम लोग बात कर लेते हैं। लिख लो, एक दो प्रॉपर्टी और बची हुई है जीपी की, तो उसको देख के उसके बाद फिर बाइनोमियल थ्योरम आज शुरू करते हैं। जल्दी से लिखो इसमें प्रॉपर्टी। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी is multiplied or divided by same constant, if each term of GP is multiplied or divided by same constant, then resulting series is still in GP। अगर कोई सीरीज जीपी में है, उसमें किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो रिजल्टिंग सीरीज हमेशा जीपी भी बनेगी। जैसे एपी में क्या था कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर से आप उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो हर टर्म में, तो वहां पर जो रिजल्टिंग सीरीज एपी में बनती थी, उसी तरह से यहाँ पर अगर आप एक किसी भी हर टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो रिजल्टिंग सीरीज आपकी किसमें बनेगी? जीपी में ही होगी। अगला प्रॉपर्टी लिख लो, लॉग वाला, वो है if a1 a2 a3 an are in GP, अगर a1 a2 a3 जीपी में है, और इसमें बेटा ये बात जरूर लिखनी है, ऑल टर्म्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए, देन log a1 log a2 log a3 डॉट डॉट log an आर इन AP। अगर a1 a2 a3 an GP में है, तो उन सारे टर्म्स का आप लॉग ले लोगे सेम बेस पर, तो वो क्या हो जाएंगे? AP में चले जाएंगे। ठीक है। और लास्ट में एक प्रॉपर्टी और है कि इफ a1 a2 a3 an are in AP, देन लेमडा, एक कोई कांस्टेंट ले लो, इसकी पावर a1, लेमडा की पावर a2, लेमडा की पावर a3, लेमडा की पावर an आर इन GP। अगर a1 a2 a3 AP में है, तो लेमडा की पावर a1, लेमडा की पावर a2, लेमडा की पावर a3, लेमडा की पावर an किस में आ जाएंगे? वो GP में हो जाएंगे। ठीक है। अगर a1 a2 a3 GP में है, तो उसका लॉग ले लो सबका, तो वो AP में चले जाएंगे। अगर a1 a2 a3 ये सब AP में है, तो वो किसी के पावर अगर उसका एक्सपोनेंट कर दो किसी के, तो वो किस में चले जाएंगे? GP में चले जाएंगे। ये समझ में आई बात बेटा? ये ठीक है। और यहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो लेमडा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किसी पॉजिटिव नंबर के पावर ही हम ये बात करते हैं। ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका क्या है, लिखो। जीपी की ही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, लिखो। A ball is dropped from a ball is dropped from 100 meter height, 100 meter height।
100 मीटर हाइट से एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं ऑन, फुल स्टॉप के बाद, ऑन रीबाउंसिंग, on rebouncing the ball always travels, the ball always travels 1/5 of the distance from where it was dropped. बात समझ में आ रही है? Find the total distance covered by the ball before coming to rest. क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? ये बात बताइए, ये क्वेश्चन क्या है? बोलो। सक्षम सर नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर हाइट। मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, और यहां से 100 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, तो ये बॉल जाएगा जमीन पर, टकराएगा। ऐसे टकराने के बाद क्या बॉल उछलेगा कि नहीं फिर से ऊपर? यस। ठीक है, तो ये हाइट आपकी 100 मीटर है। 100 मीटर हाइट से बॉल को फेंका गया, छोड़ दिया गया ऐसे। जब जमीन पर टकराया तो देखो क्या लिखा गया, ऑन रीबाउंसिंग द बॉल ऑलवेज ट्रेवल्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर इट वाज ड्रॉप्ड। जहां से फेंका गया है जितनी हाइट से, उसका 1/5 हाइट ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब बॉल जब दोबारा ऊपर जाएगा ये, और जाने के बाद जब वापस आएगा तो उस केस में ये कितनी हाइट पर चढ़ चुका होगा? 100/5 मीटर। शुरुआत में तो 100 मीटर से फेंका गया, बाद में जब ये रिबाउंस हुआ तो ये कहां गया? 100/5 मीटर। फिर यहां से टकराया तो ये फिर ऊपर जाएगा, और फिर ये नीचे आएगा, तो अब कितनी हाइट पर चढ़ा गया होगा? क्योंकि अब तो यहां से गिर रहा है ना ये, तो 100/5 का 1/5 मतलब 100/5 स्क्वायर। जब बॉल यहां गया तो फिर से ये ऐसे वापस आएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? 100/5 क्यूब। यहां आया, फिर ऐसे जाएगा, अब क्या होगा? ये 100/5 की पावर 4। ऐसे चलता जाएगा, करते 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 ये रेस्ट में हो जाएगा। क्या ये बात अब समझ में आ रही है? यस। तो पूछा जा रहा है कि टोटल कितनी डिस्टेंस ये बॉल ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और रेस्ट आएगा तो इनफाइनाइट में, जो भी डिस्टेंस होगी उसका 1/5 1/5 उसका 1/5 उसका 1/5 करते चलेंगे हम। तो शुरुआत में ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है? 100 मीटर।
और इसका 1/5 ऊपर जाएगा और 1/5 नीचे आएगा, फिर इसका 1/5 ऊपर जाएगा, इसका 1/5 नीचे आएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करेगा ये तो 100 होगा, प्लस 2 इंटू 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर प्लस 100/5 का क्यूब टिल इनफाइनाइट। ऐसा होगा क्या? सर ये दोनों डिस्टेंस हम लेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। हाँ अपवर्ड और भाई, डाउनवर्ड। डिस्टेंस बात की गई ना, जितना भी हम चलेंगे वो तो डिस्टेंस होगा ना। वो तो भाई ऊपर जाएंगे तो कुछ डिस्टेंस चलेगा, फिर नीचे आएंगे तो कुछ डिस्टेंस चलेगा। वो तो कितना ऊपर जा रहा है, ये 100/5 ऊपर जा रहा है और 100/5 नीचे आ रहा है। फिर रिबाउंस हुआ तो 100/5 स्क्वायर ऊपर गया, 100/5 स्क्वायर नीचे आया। अब फिर रिबाउंस हुआ, 100/5 क्यूब ऊपर गया, 100/5 की पावर 100/5 क्यूब नीचे आया। फिर 100/5 की पावर 4 ऊपर गया, 100/5 की पावर 4 नीचे आया। इस तरह से करते रहेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम तक इस तरह से चलता रहेगा ये। तो भाई यही वाला को तो मेन ऐड करना है, यही तो हमारा इनफाइनाइट जीपी है ये। तो d इक्वल टू 100 तो हमारा है ही, प्लस 2, इसका पहला टर्म कितना है 100, या 100 अगर कॉमन ले लो यहाँ पे, अगर आप यहां पर 100 कॉमन ले लो तो 100/5 कॉमन ले लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देखो यहां पर 100 कॉमन ले लो तो ये 200 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 कॉमन ले लेंगे और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर डैश डैश क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ऐसा होगा। हमने सब में से 100/5 कॉमन ले लिया तो 100 इंटू 2 200/5 हो गया, और यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/5, यहां बचेगा 1/5 स्क्वायर इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 प्लस 200/5 क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और ये 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर ये किसमें है इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी में पहला टर्म 1 है और इसका कॉमन रेशियो 1/5 है। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला a/1 - r, तो a की जगह पर 1 है और अपॉन 1 - r की जगह पे 1/5 है, तो 1/5 कर दिया हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 40 और ये 1 - 1/5 4/5, तो 5/4 आ जाएगा ऐसे, और इससे इससे कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 इंटू 5 50 और 100 क्या आ जाएगा 150 मीटर। मतलब ये बॉल को रेस्ट में आने से पहले नियरली ये 150 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो हम लोग जीपी की बात जब कर रहे हैं तो देखो ये वाला जीपी का काम हमें कोलिजन में इस्तेमाल हो रहा है। ये कंसेप्ट एक्चुअल में कोलिजन का है। जब बॉल आएगा जमीन पे टकराएगा तो कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद फिर ये अपनी ऊंचाई पर कुछ आएगा, फिर जाएगा, फिर ऊंचाई पर आएगा, फिर जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है, और पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में बॉल का ये नेचर ऐसे बताया जा रहा है कि जितनी हाइट से फेंका जा रहा है उसका 1/5 हाइट ही ये ऊपर जा पा रहा है। सर ये 100 मीटर क्यों ऐड किए हैं? भाई शुरुआत में तो 100 मीटर से फेंका गया था ना, ये छोड़ा गया था, तो ये तो 100 मीटर तो रहेगा ही ना। ये वाली डिस्टेंस तो हम इसको ऐड करेंगे ना शुरुआत में, ये तो एक बार 100 मीटर ऐड करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा ये भी डिस्टेंस हमें वो काउंट करनी है? हाँ हाँ करनी है भाई, बोला गया ना फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सर यहाँ पे तो फॉर्मूला होगा Sn का 1 - Rn/1 - R ना ये। बेटा वो इनफाइनाइट जीपी का नहीं है, वो फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है। याद करो इनफाइनाइट जीपी, जब कोई चीज कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक चलती जाएगी तभी हम तो इसका फॉर्मूला ये था। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला सम क्या था एस इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 - r, और वो भी कब जब r की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो तभी ये हो पाएगा। अगर इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ना हो के कुछ और होगी तो इसका मतलब है कि चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी ना। यस। तो वो इनफाइनाइट टर्म जोड़ोगे तो वो तो इनफाइनाइट ही आ जाएगा ना।
यहाँ पर धीरे धीरे चीजें क्या हो रही, घटती जा रही हैं, और हमको समझ में आ रहा है कि जब इनफाइनाइट बार ये ऐसे धीरे 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 करते 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 जाके यहाँ पर कहीं या इनफाइनाइट बार जाके रेस्ट में आएगा। समझ में आ गई बात ये? बोलो। यस सर। ठीक, अब इसके बाद हमको बात करनी जो है वो बात करनी है बाइनोमियल थ्योरम पे। अब हम लोग का अगला टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो, बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले, बाइनोमियल थ्योरम को जानने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। यहां पर कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सीखें। सबसे पहली चीज तो एक सिंबल समझो, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ये क्या होता है, फैक्ट्स का ट्यूटोरियल। फैक्ट्स प्लस ट्यूटोरियल, इसी से बनता है फैक्टोरियल। जब हमारी रियल लाइफ में कोई इवेंट होता है तो कौन सा फैक्ट है, कितना फैक्ट उसका इवेंट हो रहा है, उस फैक्ट का ट्यूटोरियल करना। ट्यूटोरियल, आप देखो ट्यूटोरियल वर्ड जब है ना, हम लोग कभी कोई असाइनमेंट करते हैं, कभी किसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो उस तरह की क्लास को हम बोलते हैं ट्यूटोरियल क्लास। ट्यूटोरियल क्लास का मतलब होता है जहां पर हम असाइनमेंट, जहां पर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, थ्योरी का एप्लीकेशन जहां पर हम कर रहे हैं, वो ट्यूटोरियल होता है। तो फैक्ट्स का ट्यूटोरियल, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक, और फैक्टोरियल जो होता है उसका जो सिंबल होता है, फैक्टोरियल का सिंबल, उसका सिंबल होता है, किताबों में ऐसे लिखा होता है, एक लाइन और उसके नीचे ऐसे डॉट बनाया जाता है, या फिर हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं, इस तरह से एक एल बनाते हैं, ये इस तरह से। तो ये आपके दो सिंबल्स होते हैं। जनरली किताबों में ऐसे लिखा गया होता है, किसी भी नंबर के आगे ऐसे, या फिर ऐसा बना के उसके अंदर नंबर लिखा गया होता है, तो ये फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब इसमें फैक्टोरियल के अंदर अगर n लिखा है ऐसे, फैक्टोरियल n, या फिर n लिख के उसके आगे ऐसे लगा दिया गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल n। और फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 5 से शुरू करोगे और एक एक नंबर कम करते जाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 से एक कम करोगे 4, 4 से एक कम करोगे 3, 3 से एक कम करोगे 2, 2 से एक कम करोगे 1। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 20, 60, कितना आ जाएगा 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। फैक्टोरियल अगर 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 6। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, अब देखो, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिखा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, क्या हम लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब ये अगर हम n माइनस 1 के आगे फैक्टोरियल लगा दिए, इसका मतलब यहां से शुरू करेंगे और 1 तक ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 3, ये भी तो लिख सकते हैं हम। अब ये n माइनस 3 शुरू करेंगे, कहां तक लेके जाएंगे, 1 तक। तो बात वही तो है, यही वाली चीज तो यहां पे भी लिखी गई है।
तो अगर मान लो आपसे कोई बोले फैक्टोरियल 10, तो आप इसको 10 इंटू फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते हो, या इसे 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 भी लिख सकते हो। इसे आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हो। इसे आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हो। ये सब कुछ आप लिख सकते हो इसे। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलो। यस सर। ठीक, सर ये अब जो देखो। न्यूमेरिकल है, हाँ ये फैक्टोरियल 10 का तो समझ में आ गया कि हम ऐसे राइट कर सकते हैं। हाँ ये जैसे यहाँ पे हम आपने लिखा है n ब्रैकेट n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल n-3, हाँ। तो जब हम इसको आगे ले जाएंगे तब इसका क्या होगा? जैसे इसको आगे अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहां से, अब देखो ये तब तो ऐसे हो गया, अब यहां से फैक्टोरियल को तोड़ो, तो यहां से जब तोड़ोगे तो क्या होगा, n-3 इंटू n-2 इंटू आपका n-4 इंटू n-5 ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में चलते 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 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सीरीज कब जाके रुकेगी, 1 पे जाके रुकेगी। जैसे ये n वाली सीरीज थी, ये देखो n को हम n से एक कम किए, फिर एक कम किए, फिर एक कम किए, कम करते गए करते गए करते गए, ये 4 3 2 1 ऐसे लिखे। यस सर, तो वैसे ही ये भी चलती जाएगी, ये n-3 से शुरू होगी, n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 डॉट 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 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करते चलेंगे इसे हम। और इसमें सर 4 3 2 1 इसलिए राइट है कि ये आखिरी में उतना वो होना चाहिए, मतलब ये सबट्रैक्ट इसलिए करके। हम दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ये n है ना, वो ये 4 से बड़ा ही तो है, तभी हम इस बात को लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा n काफी बड़ा है। अब जैसे 5 था तो हम देखो 5 से ही शुरू किया ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर ये n मान लो 100 होता तो हम 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं ऐसे। यस समझ में आ गई बात ये? यस ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल के अंदर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर फैक्टोरियल के अंदर 1 है तो भी इसकी वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, 1 को आप अगर लिखना चाहो तो 1 के बाद कितनी बार लिखोगे भाई, 1 को आप कम करोगे तो क्या आएगा, 1 से 1 ही तक तो सीरीज बनानी है ऐसे। अब 0 जो है, 0 आपका है भाई, मान लो कि सीरीज बनाओगे तो आप 0 से शुरू करोगे, तो मतलब इसकी वैल्यू को भी हम लोग क्या मानते हैं, 1 ही मानते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू को भी हम क्या यूज करते हैं, 1, और फैक्टोरियल 1 भी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, इसकी वैल्यू मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम जितनी चाहे उतनी हो सकती है। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक, अब देखो बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले आपको थोड़ी सी चीजों को समझना होगा। यहां पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम बच्चे को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद कराया जाता है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन दो एक मैथमेटिक्स की कुछ चीजें हैं जिसमें हम लोग सिलेक्शन और अरेंजमेंट की बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्लास में 10 बच्चे हैं और आपके क्लास के सामने 2 चेयर्स लगी हैं, और दोनों चेयर्स पर उन 10 बच्चों में से किन्हीं 2 बच्चों को बैठाना है, तो बैठाने के नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, ये जब बात की जाए तो वहां पर हमें परमुटेशन यूज करना है कि वहां पर हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, इसके ऊपर बात की जाती है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वहां पर वो उसको समझ नहीं पाता है कि कब हमें परमुटेशन लगाना है, कब कॉम्बिनेशन लगाना है। तो मैं यहां पर आपको एक बात लिख रहा हूं, और ये आपका है, ये है नंबर ऑफ selection of r things
आउट ऑफ n थिंग्स, मतलब आपके पास n वस्तुएं हैं, उनमें से r वस्तुओं को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, उसे बोलते हैं NCR। और यहीं पर बात आती है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, इसको बोलते हैं NPR। NPR होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, और NCR जो होता है वो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास, इस तरह समझना, हमारे पास क्लासरूम के सामने ऐसे 2 चेयर्स लगी हुई हैं और आपके पास बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों में से किन्हीं 2 बच्चों को बाहर निकालने का तरीका, सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 10C2। 10 में से किन्हीं 2 को सेलेक्ट करने का तरीका 10C2 होगा। ठीक है, अच्छा ये जो 2 बच्चे निकले हैं, उन 2 बच्चों को किसी एक को यहां बैठाओ और किसी एक को यहां बैठाओ, तो एक अरेंजमेंट हुआ। अब उनमें से किसी एक को फिर यहां बैठा दो और दूसरे को प्लेस चेंज कर दो, तो क्या आपका अरेंजमेंट चेंज हो गया? इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन को तो किया ही किया, लेकिन उन सेलेक्ट की हुई चीजों को आपको अगर अरेंज करना है तो भी कुछ ना कुछ तरीके बन रहे हैं, सिलेक्शन के बाद भी कुछ तरीके हो रहे हैं और वो तरीके आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर अरेंजमेंट हो रहा है। जैसे आपसे कहा जाए कि लेटर्स हैं A B C D E F G H, इन लेटर्स में से हमें 2 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें सिलेक्शन करना है कि अरेंजमेंट करना है, हमें NPR निकालना है कि NCR निकालना है। अब देखो, मान लो कि आप ABCDEFGH में से 2 वर्ड आपने कोई पिक किया, तो पिक करने का मतलब सेलेक्ट करने का तरीका होगा, वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। 8 लेटर में से 2 को निकालने का तरीका, पहले 8C2 तरीके से हम यहां पर 2 लेटर्स को अरेंज कर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो लेटर्स हमने सेलेक्ट किया, मान लो एक लेटर हमने सेलेक्ट किया A और दूसरा D, हमें वर्ड बनाना है, तो हमारा वर्ड तो AD भी वैलिड है और वर्ड हमारा DA भी वैलिड है। इसका मतलब हमारा सिलेक्शन में केवल A और D आया। अब AD और DA को ये अलग अलग सिलेक्शन में काउंट नहीं करेगा। सिलेक्शन का मतलब है कि 2 वर्ड्स निकालने का तरीका, अब उन 2 वर्ड को अरेंज करके वर्ड बनाना है, उनका तरीका फिर से 2 मिल गया हमें। तो उस केस में हमें परमुटेशन की बात करनी होगी। जब आपके सिलेक्शंस के क्रम को चेंज कर दो, सीक्वेंस को चेंज कर दो, तो एक नया सीक्वेंस बन जाए, इसका मतलब है कि हमें वहां पर सिलेक्शन नहीं, हमें वहां अरेंजमेंट की बात करनी होगी। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमेशा नंबर ऑफ सिलेक्शन से ज्यादा होंगे या उसके बराबर भी हो सकते हैं। जैसे ये अगर स्टूडेंट नहीं होते, ये सारी की सारी एक रेड कलर की बॉल्स होती, ये सारे के सारे आइडेंटिकल रेड कलर की बॉल है, ये सब के सब रेड कलर की बॉल्स हैं, तो किन्हीं 2 बॉल्स को पिक करने का तरीका 10C2 है। अब बेटा अभी दोनों बॉल तो एक जैसी है ना, दोनों बॉल एक जैसी है, चाहे यहां बैठाओ चाहे यहां बैठाओ, दोनों में से किसी एक को चेयर पे, किसी एक चेयर पे रखो या इस चेयर पे रख दो, बात तो एक ही है, देखने में एक जैसा लगेंगे। लेकिन अगर ये बॉल ना होके ये स्टूडेंट होते, तो अगर एक स्टूडेंट यहां बैठा और दूसरा यहां बैठा, तो फिर उसका क्रम चेंज करके एक को हम यहां बैठा दें और एक को यहां बैठा दें, तो अरेंजमेंट बदल गया हमारा।
लेकिन अगर ये दोनों आइडेंटिकल होते तो अरेंजमेंट नहीं बदलता। जैसे यहां पर आपने ए और डी दो नंबर्स को सेलेक्ट किया, अब इन दो नंबर्स को अरेंज करने के तरीके आपके, एक एडी भी हो गया और एक डीए भी हो गया, दोनों अरेंजमेंट आपके हैं। बात समझ में आई ये? तो जब आपका क्वेश्चन इस तरह से अरेंजमेंट के ऊपर डिसाइड कर रहा है तो वहां पर हमें एनपीआर निकालना होगा, और जब आपका सिलेक्शन के ऊपर चीजें हो रही हैं तो आपको एनसीआर निकालना होगा। और ये क्वेश्चन से डिसाइड होता है कि आपको एनपीआर करना है कि एनसीआर करना है। मतलब जो आपने पिक किया, क्या उसका सीक्वेंस बदलने पर वो चीजें बदल रही हैं कि नहीं। जैसे मान लो कि आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच में से दो लेटर्स निकाला, कोई दो लेटर निकालना, मान लो ए और बी निकाल दिया, तो ए बी और बी ए क्या दोनों अलग अलग हैं या एक ही है। अब अगर वर्ड बनाना है दो लेटर का तो ए बी और बी ए अलग अलग वर्ड होंगे, लेकिन बस केवल वर्ड्स, ये लेटर्स निकालने हैं और आपको एक जगह रखने हैं, उसे वर्ड का फॉर्मेशन नहीं करना है। इसका मतलब हमें केवल सिलेक्शन करना होगा, एनसीआर निकालना होगा। लेकिन अगर हमें उन दो वर्ड्स को निकाल के, दो लेटर्स को निकाल के एक वर्ड बनाना है तो हमारा वर्ड तो एक एडी भी होगा और एक डीए भी होगा, क्योंकि दो अलग अलग स्पेलिंग्स आगे पीछे होने पर वर्ड चेंज हो जाते हैं। समझ में आई बात बेटा ये? यस। ठीक है। तो कब हमें सिलेक्शन करना है, कब हमें अरेंजमेंट करना है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चे के लिए, इसी में कंफ्यूज होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, वो नंबर ऑफ वेज, सिलेक्शन के लिए भी नंबर ऑफ वेज पूछते हैं और अरेंजमेंट के लिए भी वो नंबर ऑफ वेज ही पूछते हैं जनरली। तो अब बच्चे को समझना होता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में जो सिचुएशन बनाई गई है, उस सिचुएशन से जो चीजें हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उस सिलेक्शन से सीक्वेंस को चेंज करने पर क्या हमारा अरेंजमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें एनपीआर निकालना होगा, और अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो हमें एनसीआर निकालना होगा। क्लियर? अगर ये 10 पर्संस की जगह 10 बॉल होती रेड कलर की आइडेंटिकल, तो इन्हीं में से किन्हीं दो बॉल को निकालने का तरीका 10C2 होता। लेकिन अगर ये 10 पर्संस होते तो सबके चेहरे, सबका बॉडी, सबकी चीजें अलग अलग हैं, तो किन्हीं दो बच्चों को निकालने का तरीका तो 10C2 हो गया, और उन्हें चेयर में बैठाना है तो एक को यहां बैठाओ, एक को इधर बैठाओ, या फिर एक को उठा के इधर बैठा दो, इसको इधर बैठा दो, अरेंजमेंट बदल गया। इसका मतलब उनमें से 10 में से दो बच्चों को इस चेयर पर बैठाने का वेज कितना होगा, अगर कोई आपसे ये पूछे तो आप एनपीआर कैलकुलेट करोगे, न कि एनसीआर कैलकुलेट करोगे। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है। अब मान लो कि ये आपके 10 स्टूडेंट नहीं है, 10 वर्कर्स हैं, और 10 वर्कर में से आप चौराहे पे गए, सुबह सुबह आपको वर्कर की जरूरत है, आपको घर में कुछ काम कराना है, तो आप 10 वर्कर आपके सामने थे, आपको किन्हीं दो वर्कर को लेके आना था, तो कितने तरीके से आप दो वर्कर्स को लेके आओगे? 10C2 तरीके से लेके आ सकते हो। ठीक। अब वो दो वर्कर आए तो एक कोई ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, दोनों को एक ही जगह लगाना है, तो कोई इधर लेफ्ट में वर्क बैठ के काम कर रहा है, कोई राइट में काम कर रहा है, क्या हमारे काम के ऊपर उसका चेंज होगा? क्या नहीं होगा। चाहे वर्कर एक काम इसको दे दो, एक काम उसको दे दो, या उसका काम इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस केस में हमें एनसीआर की बात करनी होगी। लेकिन अगर वो वर्कर्स को एक चेयर पे बैठाना है तो उस केस में हमारे चेयर पर बैठाने का अरेंजमेंट चेंज होगा। अलग अलग तरीके से हम दो लोगों को बैठा सकते हैं, दो चेयर है और दो लोग हैं, उनको हम दो तरीके से बैठा सकते हैं। बैठाने के खुद दो तरीके हैं दो लोगों को। ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है कि कब हमें सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी और कब हमें अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी, कब हम एनसीआर लेंगे, कब हम एनपीआर लेंगे। अब बात आती है एनसीआर और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है।
और इसको थोड़ा सा आप देखो, ओपन करो क्या चीजें मिल रही हैं। जल्दी से इसको देखो क्या मिल रहा है इसमें। थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट आप इसको ओपन करो, क्योंकि n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r मैं ये कर चुका हूं। सर हो गया। क्या हुआ? सर इसका होगा NCR इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट डॉट 4, 3, 2, 1 अपॉन r-1 r-2 r-3 डॉट डॉट 4, 3, 2, 1 इंटू n-r-1 इंटू n-r-2 डॉट डॉट 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलो। अब वैसे ही आपका NP R की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखो NPR और NCR में कौन सी चीज बड़ी है? NPR बड़ा है, क्योंकि यहां पर फैक्टोरियल r से डिवीजन हो रहा है और वहां पर डिवीजन नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमें अरेंजमेंट की बात करनी होती है तो नंबर ऑफ वेज ज्यादा होंगे, और जब हमें केवल सेलेक्ट करने की बात होती है तो नंबर ऑफ वेज कम होंगे। तो यहां से अगर हम बात करें तो NPR इक्वल टू क्या होगा? फैक्टोरियल r इंटू NCR होगा क्या? अगर हम NCR में फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही वाला बच जाएगा आपका। ठीक, और मैं अब इसको ओपन कर रहा हूं, थोड़ा देखो ओपन कर रहे हैं। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 ऐसे ऐसे चलेगा, और एक जगह आएगा यहां पर फैक्टोरियल n-r भी तो हो सकता है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 करते चलेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा? n-r प्लस 1। क्या ऐसा आएगा? और इसके बाद उससे एक कम करेंगे तो ये आएगा अपॉन फैक्टोरियल r का मतलब क्या है आप देख लो। फैक्टोरियल r का मतलब है r इंटू r-1 इंटू r-2 डॉट डॉट 3 2 1, और साथ में आपका फैक्टोरियल n-r। अब फैक्टोरियल n-r से ये कैंसिल, तो बच क्या गया ये आपका n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट डॉट n-r प्लस 1 अपॉन r इंटू r-1 इंटू r-2 डॉट डॉट 3 2 1। वो कैंसिल हो गया तो आपके पास ये बच गया। सर ये कहाँ से आ गया, इसमें r कहाँ से आ गया ऊपर? हाँ, ये न्यूमरेटर में कहाँ से r आ गया? जैसे भाई उसमें तो आप सब्ट्रैक्ट भाई r फैक्टोरियल r को हम जब ओपन करेंगे तो r से r एक कम, एक तो उससे n कम एक। फैक्टोरियल हाँ, n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को ये। हाँ अब देखो ये n की वैल्यू n-r से बड़ी होगी ना। मान लो सपोज करो कि n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 3 है। ठीक, तो अगर n की वैल्यू 10 है, अगर n इक्वल टू 10 है और r इक्वल टू 3 है, तो ऊपर हम लिखेंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r 3 है तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 10-3 ऐसे लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और आप देखो इसको
कि फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8, और इसके बाद हम इसको आगे फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं क्या ऐसे, और फैक्टोरियल 3 को हम अभी फैक्टोरियल 3 ही लिखें और फैक्टोरियल 7। अब देखो जितनी वैल्यू यहां पर है 7, वो 7 तो यहां पर भी आ गया ना, और यहां पे जो टर्म है इस 7 से एक बड़ा है ना, तो अगर ये n माइनस आर है ये वाला, तो यहां पर एक उससे ज्यादा होना चाहिए ना, ये तो n माइनस आर में 1 ऐड कर दो। ये लिखने का तरीका है कि अगर आप वहां पर फैक्टोरियल n माइनस आर है तो मैथमेटिक्स में क्या होगा, ये इसके पहले वाला टर्म एक बड़ा होता है ना, उसके आगे वाला टर्म एक छोटा होता है। इसका मतलब है कि अभी ये अगर n माइनस आर प्लस 1 होगा तो अगला वाला उससे एक कम करो, n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, n माइनस आर बच जाएगा। बात समझ में आई? नंबर्स के फॉर्म में समझना आसान होता है, इस तरह से जब लिखते हैं तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है ये चीज, लेकिन इसको समझो, ये ही मेन मैथमेटिक्स है, हर चीज अंकगणित नहीं होगी आपकी। बात समझ में आ गई ये? यस सर। ठीक है, तो अब जैसे हम बात कर रहे थे ये, उसको थोड़ा देखो अब, और यहां पर हम इसको उठा के यहां से यहां कर देना है। ठीक, तो ये तो आपका एनसीआर वाली बात रही है। एनपीआर की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर जो है वो आपका एनपीआर है, तो ये कहां तक जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट n माइनस आर प्लस 1 और इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, कैंसिल हो जाएगा, ये केवल इतना ही बचेगा। तो अब देखो कैसे लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी बात समझना। अगर कोई आपसे बोले कि 10C2 निकालो, तो आपको, या 10C3 निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 को कितनी बार आपको छोटा करना है वो ये बताएगा। आप देखो यहां पर देखो ना, ये क्या आ रहा था, यहां पर 3 आ रहा था ना, तो आपने 10 को कितनी बार छोटा किया है, 10, उसके बाद एक बार 9, उसके बाद एक बार 8, 3 बार तो कम करके लिखे हो आपने, 10 9 8, ठीक है, 3 बार लिखे हो, बाकी सब तो कैंसिल हो जा रहा है, और अपॉन में क्या आ रहा है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को आप लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10, ये 10C3 का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8, आप यहाँ पे 3 है ना, तो केवल 3 बार लिखो, अपॉन में फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वाली बात जो मैंने यहां पर बोली है, इसका मतलब ये हुआ। ये थोड़ा सा लिखना आपको, मतलब उसमें लिटरेचर में लिखना थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, लेकिन जब आप इसे इस तरह से लिखोगे रियल लाइफ में अपने 10C3, तो बस आसानी से समझ जाते हो। 10C3 का मतलब 10 को 3 बार कम करो, 10 एक और कम करो, एक और कम करो, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, और यही जो आंसर होगा वही आपका 10C3 होगा। मतलब 10 चीजों में से 3 चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे 10P3, तो 10 चीजों में से 3 चीजों को अरेंज करने का तरीका, इसमें सिलेक्शन भी इन्वॉल्व है और साथ में इसमें उसका अरेंजमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि क्रम के बदलने पर चीजें बदल रही हैं, वो चेयर वाली कंडीशन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, बस 3 बार इसको लिख दो 10, और उसके बाद एक कम करो, एक कम करो। अब देख लो 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 इंटू 2 है तो 6 हो जाएगा। अगर सॉल्व करोगे तो इससे क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 10 गुणे 3 30, और 30 गुणे 4 120। तो 10C3 मतलब 10 चीजों में से 3 चीज को सेलेक्ट करने का तरीका कितनी बार, कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 120 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 10 में से 3 चीजों को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंज करने के लिए मैंने अगर सिलेक्शन निकाल लिया है तो उसी में देखो, ये 3 इंटू 2 से 6 से डिवाइड किया, अब 6 से डिवाइड नहीं करना है,
आप उसको एज इट इज रखना है। तो 10 गुणे, आप देखो 9 और गुणे 8 करोगे 72 गुणे 10 तो 720 आ जाएगा। तो आप देखो अरेंज करने का तरीका 720 आया और सेलेक्ट करने का तरीका 120 आया। अगर आपको सीक्वेंस के चेंज करने पर वैल्यू चेंज हो रही है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। अगर सीक्वेंस के चेंज करने पर चीजें चेंज नहीं हो रही हैं तो नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। क्लियर हुई बात? सर जितना आर की वैल्यू रहेगी हमें उतना ही फैक्टोरियल यूज करना है। हाँ, उतना ही यूज करना है ऊपर, और नीचे जो है जितना आर की वैल्यू है बस केवल इसको उतनी बार छोटा करके लिख दो, बस की बात करता हूं। जैसे अगर मान लो बोले 12C4 तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 4 बार आपने इसको लिखा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर आपसे कोई पूछे 12P4 तो आपको कुछ नहीं, ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, बस इतना काम करना है। तो दोनों वैल्यूज में आपकी ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, और मैंने फॉर्मूला ही बताया था NPR इक्वल टू फैक्टोरियल R इंटू NCR। ठीक है, तो अरेंजमेंट का और सिलेक्शन का तरीका समझ में आ गया। अब यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हमको सीखनी है, और प्रॉपर्टीज क्या सीखनी है मैं आपको बता रहा हूं। NCR इक्वल टू NCN-R भी होता है। NCR बोलो या NCN-R बोलो, बात एक ही है। तुम कहोगे सर कैसे, तो NCR का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, और इसमें से N-R करके लिखते हैं ना, तो ऐसा। अब इसको तुम लिखो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल जो नीचे होता है उसका फैक्टोरियल, तो ये हो गया है N-R, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो ये N-R करोगे तो ये N से N कैंसिल, केवल R बचेगा। दोनों बात एक ही तो है। तो NCR NCN-R के बराबर होता है। अगर कोई तुमसे कहे कि 12C9 कैलकुलेट करो तो तुमको लगेगा कि अरे 12 को हम 9 बार छोटा करके लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इतना बड़ा काम करना पड़ेगा। नहीं, 10C9, ये 12C9 एक्चुअल में 12 माइनस 9 मतलब 3 के बराबर होगा। चाहे 12C9 निकालो या 12C3 निकालो, दोनों बराबर है। आप इसको निकाल लो, इसको निकालना आसान होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये निकालना आसान होगा। न कि 12 को आप 9 बार, ऐसे करो 12 इंटू 9 बार करना है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, देखो 9 बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो कैंसिलेशन, देखो कैसे हो रहा है। इस 9 का कैंसिलेशन 9 से हो गया, 8 का कैंसिलेशन 8 से हो गया, 7 का कैंसिलेशन 7 से हो गया, 6 का कैंसिलेशन 6 से हो गया, 5 का कैंसिलेशन 5 से हो गया, 4 का कैंसिलेशन 4 से हो गया। बचा क्या यहाँ पे, 12 11 और 10 बचा ऊपर, और 3 2 1 बचा नीचे। वही वाली बात तो मैंने यहाँ भी लिखी है शुरुआत में। अगर आप इस वाले चीज को जैसे मैंने रूल बताया वैसे ओपन करोगे तब भी बचेगा तो यही, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे ना। समझ में आई बात? यस। इसका मतलब अगर आपको 12 चीजों में से 3 चीजें सेलेक्ट करनी है या 12 चीजों में से 9 चीज सेलेक्ट करनी है, दोनों का तरीका क्या होगा?
सेम होगा। 12 में से 3 सेलेक्ट करना है और 12 में से 9 सेलेक्ट करना है, दोनों के सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हुई बात? बताइए। यस। अब देखो इसके बाद एक चीज इसमें, अब हम आपको इतनी चीजें करा दिए, अब थोड़ा सा एक दो चीजें और देख लो। एक दो चीजें और क्या हैं, जैसे NC0 इक्वल टू क्या होता है? 1, और ये बराबर होगा NCN के। NC0 बोलो या NCN बोलो, दोनों की वैल्यू एक ही है। और अगर हम NC1 की बात करें या NCN-1 की बात करें, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये N होती है, 1 नहीं N। इसकी वैल्यू N होती है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, NC0 इक्वल टू या NCN इक्वल टू 1 होता है और NC1 या NCN-1 इक्वल टू N होता है। ठीक है, एक दो फॉर्मूला रुको मैं तुम लोगों को और इसमें बता दूं, जिससे कि आपका बाइनोमियल थ्योरम में चीजें कुछ और कंप्लीट हो जाए। एक दो प्रॉपर्टी और बता देते हैं। एक प्रॉपर्टी और इसकी होती है, जैसे NCR इक्वल टू NCN-R है ना, वैसे ही एक प्रॉपर्टी और है NCR+1 अपॉन NCR इक्वल टू, तो चीजें हैं ये होती हैं N-R अपॉन R+1। इसको सॉल्व करना, ओपन करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। और दूसरी चीज आपकी होती है, एक और प्रॉपर्टी इसमें होती है NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1 CR होता है। अगर NCR है और NCR-1 है तो ये N+1 CR होता है। यहां पर देखो एक वैल्यू R है और इससे एक कम है, ये दोनों N दोनों के लिए सेम है, तो यहां पर एक बढ़ जाता है और यहां पर जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको हम यूज कर लेते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से होता है। ठीक है, अब आपसे कोई मान लो इस प्रॉपर्टी को यूज करके कोई पूछे कि कैलकुलेट द सम ऑफ, ऐसे देखो कोई कहे कैलकुलेट द सम ऑफ 6C6 प्लस 7C6 प्लस 8C6 प्लस 9C6 प्लस 10C6, इसकी वैल्यू आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए, तो क्या होगा? क्या करेंगे बताओ, उसको कैसे लिखा जाए इसे? तो इसमें तो R की वैल्यू सब सेम है। हाँ तो सेम है, तो आप एक को कम एक को ज्यादा कर सकते हो कि नहीं? 6C6 भाई मैंने बोला ना, NCN की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना, तो 6C6 की वैल्यू क्या है? 1 ही तो है, ये वैल्यू 1 ही तो होगी। अगर हम इस 6C6 को 7C7 लिख दें तो कोई दिक्कत?
प्लस 7c6 कर दें, प्लस 8c6 कर दें, प्लस 9c6 कर दें, प्लस 10c6 कर दें। ऐसे कर सकते हैं इसको हम, और इनको दोनों को मिला के देखो, यहां पर दोनों 7 हो गया, ये बराबर हो गया ना 7, और यहां पर एक 7 है और एक 6 है, तो हमारे पास इन दोनों को करेंगे तो इसमें एक बढ़ जाएगा, तो 8c7 होगा, प्लस 3 टर्म और 8c6 प्लस 9c6 प्लस 10c6। अब बेटा इसको अगर हम फिर से देखें तो ये क्या आ जाएगा, 9c7 प्लस 9c6 प्लस 10c6, ऐसा होगा। अब देखो इन दोनों को एक साथ हम अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 9c7 और 9c6 उस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये 7 है ये 6 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक बढ़ के 10c7 और बचेगा क्या आपका 10c6, और इन दोनों को अगर हम यूज कर ले तो क्या आ जाएगा 11c7, और 11c7 की वैल्यू क्या होगी 11c4, NCR इक्वल टू NCN माइनस R वाला फॉर्मूला। तो 11c7 निकालना देखो डिफिकल्ट होगा, 11c4 आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आप याद रखना, तो इससे आपका बाइनोमियल थ्योरम की चीजें आसानी से हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी, इस वाले प्रॉपर्टी पर हम आपको एक क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं जिससे कि आप इसको भी कनेक्ट कर लोगे तुरंत। अगर कोई तुमसे कहे कि आप 7c3 अपॉन 7c2 की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर अपॉन r प्लस 1, तो r यहाँ पे ये है ना, और ये तो r प्लस 1 है ना, ये तो देखो ऊपर देखो ये r प्लस 1 नीचे r है, तो NCR प्लस 1 अपॉन NCR इक्वल टू n माइनस r अपॉन r प्लस 1, तो n माइनस r मतलब 7 माइनस 2 अपॉन r प्लस 1, r प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/3, ऐसा कर सकते हैं। बोलो, ये समझ में आई बात? ये आप जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, ये सब वहां पे याद रखना पड़ेगा, और बकायदे वहां पर उसकी प्रूविंग के साथ है। तो हम यहाँ पर प्रूविंग के पार्ट को अवॉइड कर रहे हैं और बस सीधे आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, जिससे कि आप बस थोड़ा इन चीजों को कनेक्ट कर सको। हमारे फिजिक्स में इन सबों की कोई जरूरत नहीं, बस केवल हम, चूंकि अब तुम लोग मैथमेटिक्स के हो, इसलिए हम इन चीजों को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपको बता रहे हैं। हमें फिजिक्स में जो जरूरत होगी वो अभी देखो 4 छोटे छोटे फॉर्मूले की जरूरत होगी बाइनोमियल थ्योरम से, उसके अलावा जरूरतें नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n, और सेम उसी तरह से x माइनस a की पावर n, इन दोनों की बात करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n, इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो जैसे आप x प्लस a का होल स्क्वायर पढ़े थे ना, क्यूब पढ़े थे ना, वो सारे के सारे फॉर्मूले, स्क्वायर क्यूब का तो हम लोग को याद रहता है, लेकिन x की a की पावर 4, x प्लस a की पावर 5, x प्लस a की पावर 6, उसका फॉर्मूला हमको नहीं याद रहता है, तो वो सारा का सारा चीज यहां से निकल जाता है। तो अब देखो x प्लस a की पावर n जो होता है वो होता है NC0, x की पावर n a की पावर 0 प्लस NC1, x की पावर
n-1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n-3 a की पावर 3 प्लस डैश डैश NCR x की पावर n-r a की पावर r प्लस अंत में ये चीज कहां तक जाएगी NCN x की पावर n-n0 a की पावर n। ये हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस a की पावर n का। अब थोड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें टर्म की वैल्यू बताओ, कितने टर्म्स इसमें यूज किए गए हैं x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं? टर्म के बारे में बताओ, कितने टर्म है इसमें? गिन के बताओ कितने टर्म है, थोड़ा टेक्निक लगाओ, बताओ कितने टर्म इसमें दिख रहे हैं? ये राइट है इसमें तो बहुत है। बोलो। जैसे इसमें राइट तो राइट इसमें 6 हमने लिखे नहीं है, वो गिने नहीं है। आप पूरा जो बीच में डॉट डॉट है ना, सबको गिन के बताओ कितने हैं। सब गिनो ना, जो डॉट 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 बीच में लिखा गया उन सबको गिनो ना, वो सारी चीजें गिन के बताओ हमें कितने हैं। ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये आपका कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, बताओ कितने टर्म है? अरे भाई जब ये 0 है, सी के नीचे 0 है तो पहला टर्म हुआ ना, ये पहला। सी के नीचे 1 है तो दूसरा टर्म है, सी के नीचे 2 है तो तीसरा टर्म है, सी के नीचे 3 है तो चौथा टर्म है, सी के नीचे अगर आर है तो आर प्लस 1वां टर्म है, और सी के नीचे अगर एन है तो ये एन प्लस 1वां टर्म होगा कि नहीं होगा? ये यस। आप और इसको याद करो, जब आप लोग x प्लस ए का स्क्वायर करते हो तो उसमें कितने टर्म आप लिखते हो? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, कितने टर्म लिखते हो? 3 लिखते हो ना? यस। और जब क्यूब करते हो तो कितने टर्म आते हैं? x प्लस ए का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3x a स्क्वायर प्लस 3x ए स्क्वायर ए, 4 टर्म लिखते हो। जब ऊपर 3 होता है तो 4 टर्म आता है, जब 2 होता है पावर तो 3 टर्म आता है, तो जब n होगा पावर तो n प्लस 1 टर्म इसके एक्सपेंशन में होते हैं। यहीं से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सबका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये तो टू वेरिएबल के लिए है ना? तो 2 वेरिएबल के लिए तो उससे क्या मतलब है? आप वेरिएबल थोड़े है, ये x और a तो नंबर है ना, मान लो हमारे पास। ये अगर हम 3 वेरिएबल के लिए फॉर्मूला फाइंड करना चाहें सर तो बन सकता है, इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम से इसके लिए बनता है, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है वो तरीका। वो ये तरीका नहीं, 2 वेरिएबल्स के लिए है ये। समझ में आई बात? ये हमने साफ साफ तो लिखा है यहाँ पर x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n की बात कर रहे हैं। तो अब बताओ ये टर्म कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म है? r प्लस 1वां टर्म है ना ये, तो इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म। तो हमारा x प्लस ए की पावर n का जनरल टर्म जो होगा वो क्या होगा? टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ये हमारा जनरल टर्म है। ठीक है, अब मान लो तुमसे कोई कहे, ऐसे समझना इस बात को, तुमसे कहे कि x प्लस 6 की पावर 15 में आप इसका t 7 टर्म बताओ, 7वां टर्म बताओ।
तो सातवां टर्म अगर बताना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्या लिख सकते हैं हम, t6 + 1 लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब इसके बाद यहां पर आप देखो कि ये n की जगह पर 15 है ना, तो हम लिखेंगे 15c6, ये r तो आपका 6 हो गया ना इसको इवेल्युएट करने पर। भाई 7 टर्म चाहिए तो ये r+1 के बराबर, यहां पर जो कुछ भी आपको जो टर्म चाहिए वो आप उसको r+1 के इक्वल कर दो, तो r की वैल्यू 6 होगी। तो 15 से 6 x की पावर क्या हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9 और 6 की पावर 6, ये आपका कौन सा टर्म होगा, सातवां टर्म। अगर इसका पहला टर्म कोई पूछे t1, तो t1 को हम लिख सकते हैं t0+1, इसका मतलब r की जगह पे 0 करना होगा, तो 15c0 x की पावर 15 और 6 की पावर 0, बस। और 15c0 की वैल्यू मैंने अभी बताया था, nc0 की वैल्यू और ncn की वैल्यू क्या होती है, nc0 की वैल्यू 1 होती है, तो 15c0 की वैल्यू 1 होगी और x की पावर 15, 6 पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब आपका जो पहला टर्म होगा वो x की पावर 15 ही होगा। समझ में आ गई बात बेटा ये? तो अगर आपका ये फॉर्मूला है x + a की पावर n, तो उसका जनरल टर्म ये है। ये जनरल टर्म हम इसलिए बता रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स के सवाल कर सको, हमें फिजिक्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर आपके पास x - a की पावर n है, तो हमारी चीजें क्या होंगी, nc0 x की पावर n a की पावर 0। और आप देखो a है ना, आगे a की पावर 1 होगा तो माइनस आएगा, एक चूंकि a के आगे माइनस है तो माइनस आपके पास nc1 x की पावर n-1, और -a की पावर 1 करेंगे तो माइनस बाहर निकाल दिया हमने a, प्लस nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2, तीसरा टर्म पॉजिटिव होगा, सेकेंड टर्म निगेटिव होगा, फिर आपका चौथा टर्म निगेटिव होगा, nc3 x की पावर n-3 a की पावर 3। वैसे ही आप ये r वां टर्म आपका r+1वां टर्म हम करेंगे तो +-1 की पावर r करेंगे, ncr x की पावर n-r और a की पावर r लिखेंगे। अब तुम कहोगे सर -1 की पावर r क्यों किया, क्योंकि भाई a की पावर हमें r करना है ना, यहां पर देखो a की पावर 1 करना था तो 1 करेंगे, -1 की पावर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस अगर r की पावर a की पावर 2 करना था तो 2 करेंगे तो प्लस आ जाएगा, a की पावर 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, -a, तो हमने a की पावर r तो लिख दिया और -1 की पावर r। अब r की वैल्यू अगर ऑड होगी तो -1 हो जाएगा, r की पावर अगर r की वैल्यू अगर इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, और प्लस ऐसे करते जाएंगे और ये क्या होगा, ncn x की पावर 0 a की पावर n, और यहां पर भी हम बात करेंगे वही प्लस और -1 की पावर n। अगर n ऑड है तो माइनस आ जाएगा, n अगर इवन है तो प्लस आ जाएगा वहां पे, और इसका जनरल टर्म यही तो है। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, tr+1 इक्वल टू -1 की पावर r ncr x की पावर n-r और a की पावर r, ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई तुमसे कहे कि x + a का होल स्क्वायर बताओ, तो हम लिखेंगे
2c0 x की पावर 2 a की पावर 0 प्लस 2c1 x की पावर 1 a की पावर 1 प्लस 2c2 x की पावर 0 a की पावर 2। थोड़ा ओपन करके देखो कि क्या हमारा x प्लस a के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है क्या। 2c0 की वैल्यू होती है 1 और a की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2c1 की वैल्यू होती है 2, मतलब nc1 इक्वल टू n, तो यहां पे आ गया 2 और x की पावर 1 a की पावर 1, तो ये हो गया xa और प्लस 2c2 की वैल्यू होती है 1, x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, केवल बचेगा a स्क्वायर। तो क्या x प्लस a का होल स्क्वायर यही फॉर्मूला होता है? बोलो। यस तो वो वाला फॉर्मूला तो हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करके देख लिया। यही हमारा बाइनोमियल थ्योरम है। इसी को जो एक्सपेंशन है ना, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल ने इस तरह की चीजों का एक्सपेंशन करना सिखाया मैथमेटिक्स में। ठीक है, इस तरह की चीजें मिलती है तो कैसे इसे एक्सपेंड करेंगे वो ये है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं ये यहां फॉर्मूला पर, राइट। हाँ चलो लिख लो लिख लो लिख लो। दोनों वाला कि कौन सा, ये वाला ना? यस सर, x माइनस c1। हाँ लिख लो इसको। तो हो गया? ये ठीक, चलो अब हम लोग इसके आगे इसमें आते हैं। अच्छा, अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1 से और a को रिप्लेस कर दें x से, तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 प्लस x की पावर n होगा क्या? ऐसा होगा? और थोड़ा ध्यान से देखना, पहला वाला टर्म 1 हो गया और a की जगह पर x हो गया, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे? nc0। अब a की पावर चाहे कुछ भी करोगे, 0 1 2 3 4 कुछ भी करोगे तो 1 ही रहेगा, केवल x की पावर आएगा 0। यहां वाली चीज ऊपर रखते हैं, प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 3 प्लस ncr x की पावर r प्लस ncn x की पावर n। ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? r प्लस 1वां टर्म क्या होगा? ncr x की पावर r, ये इसका जनरल टर्म होगा। समझ में आ रही बात? यस ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि इफ x जो है ये मच 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 लेस देन 1 हो गया, अब हमारी कंडीशन यहां से फिजिक्स की बन रही है, x की वैल्यू 1 से काफी छोटी है, तो आप बताओ अगर 1 से काफी छोटी वैल्यू होती है तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसकी पावर जितना बढ़ाते जाओ ये वैल्यू क्या होती जाती है? 0 के नजदीक होती जाती है। अगर ऐसा है तो x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5 डैश डैश x की पावर n टेंडिंग टू क्या होगा? 0 होगा। और अगर ये सब कुछ टर्म 0 हो गया तो इस केस में 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर हो गया? nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस आगे का टर्म क्या हो गया?
सब हम नियरली किसके बराबर, 0 के बराबर मान लेंगे। सब कुछ आगे का टर्म ये वाला ये वाला ये वाला सब क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। यस तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये किसके बराबर। अच्छा NC0 की वैल्यू तो 1 होती है और x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। और NC1 की वैल्यू n होती है और x की पावर 1 है तो x है, तो 1 प्लस nx हो गया। क्या हमें एक ये फॉर्मूला मिला, यही हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x की वैल्यू 1 से काफी छोटी है तो उसका एक्सपेंशन हो जाता है 1 प्लस nx, सिंपल सी बात। अगर सेम इसी तरह से 1 माइनस एक्स की पावर n है तो बेटा यहां पर देखो माइनस आएगा, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, ऐसे चलेगा। बोलो ऐसे लिखेंगे, NC0 Yes, sir. एक्स की पावर 0 प्लस ये माइनस, हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे माइनस, और ये हो जाएगा NC1 एक्स की पावर 1 प्लस NC2 एक्स की पावर 2 माइनस NC3 एक्स की पावर 3 प्लस, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। और माइनस 1 की पावर r NCr एक्स की पावर r प्लस माइनस 1 की पावर n NCn एक्स की पावर n। अगर हम ऐसा करते चलें तो यहां पर देखो कि ये वाली चीज बनेगी, और इफ x मच मच लेस देन किसके है 1 के, तो उस केस में x स्क्वायर एक्स क्यूब x की पावर 4 डैश डैश x की पावर n नियरली टेंडिंग टू क्या होगा 0। और अगर 0 हो गया तो बेटा आप बताओ 1 माइनस एक्स की पावर n की वैल्यू किसके बराबर, ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा NC1 होगा n और x की पावर 1 हो जाएगा x, और बाकी सारी चीज तो 0 0 हो गई ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, सब 0। तो 1 माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस nx। हमें फिजिक्स में इसकी जरूरत होगी, इसकी जरूरत होगी, ग्रेविटेशन में, एरर एनालिसिस में, कई जगहों पर हमें इनकी जरूरत होगी। और ये फॉर्मूला हम चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम से बता दें कि भाई तुम आगे बाइनोमियल पढ़ोगे और वहां पर ये चीज सीखोगे तो वो चीज समझ में आती, भाई ठीक है हमको बस इसी फॉर्मूले की जरूरत है हमारे फिजिक्स में, बाकी हमको इन सभी के पूरे एक्सपेंशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ अब चूंकि मैथ के तुम हो तो इसलिए हमने उसको मैथमेटिकली सारी चीजें बता दी कि ऐसे ये फॉर्मूला यहां से बन के आता है। सेम उसी तरह से अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है तो ये माइनस n फिर से देखो क्या हो रहा है, आप इस बात को समझना, वो 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये n कहां जा रहा है, आगे x में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये देखो ये n कहां जा रहा है, आगे x में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो सेम वैसे ही अगर पावर माइनस n होता, निगेटिव इंडेक्स होता, तो 1 माइनस nx हो जाता, सिंपली ये चीज। और अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n होता तो ये 1 प्लस nx हो जाता है सिंपली। तो हमें इन सारे फॉर्मूलों की जरूरत आगे पड़ेगी, इन 4 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है। मैं एक जगह लिख देता हूं 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, 1 माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस nx, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n 1 माइनस nx, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n 1 प्लस nx। ये 4 फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत हमें आगे चल के पढ़ने वाली है फिजिक्स में, इनको आप याद रखना। जब हम इसकी बात करें
तो बात बोले कि बाइनोमियल थ्योरम से हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेना। और कब, इफ, ये कब होगा, जब x मच 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 लेस देन 1 है तभी ऐसा होगा। अगर 1 से बड़ा है तो उस केस में हमारा जो ये एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन चलेगा, लेकिन अगर 1 से छोटा है तो उस केस में हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस Yes. सर। ठीक, तो इसको पूरा रिवाइज कर लेना। अब अगली क्लास हम ट्रिग्नोमेट्री की लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल से 1 दिन या 1 क्लास या 1.5 क्लास लगेगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी लगभग कंप्लीट करा देंगे हम, मैक्सिमम चीजें। ठीक है, इनवर्स फंक्शन वाली चीजें हो सकता है इसमें ना बताएं, इसमें कोई जरूरत नहीं है इनवर्स फंक्शन का, लेकिन बाकी सब कुछ हम यहाँ पर करा देंगे ट्रिग्नोमेट्री का। आपका मैथमेटिक्स का बहुत सा काम ट्रिग्नोमेट्री में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, तो ट्रिग्नोमेट्री 1 से 2 क्लास लगेगा कंप्लीट होने में। इसके बाद हम आएंगे कैलकुलस में, और कैलकुलस में सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफ के बारे में, और ग्राफ से फिर हम चीजों पर बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे, और उसके बाद जाके हमारी चीजें ये कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स अभी कम से कम 3 से 4 क्लास, अभी 4-5 क्लास अभी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, Yes. चलो क्लास ऑफ करें हम ना। Yes. और थोड़ा सा मतलब ना, जब क्लास जिस दिन हो उस दिन टाइम से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ, 8:30 बजे एकदम कनेक्ट हो जाओ तुम लोग ना। ठीक है, यस Yes. ठीक, ठीक है, क्लास ऑफ कर रहा है ना।